नमस्कार दोस्तों। जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं देव कुमार, पीएचडी इतिहास, एक बार जेआर 4 बार नेट पास। दोस्तों, आज हमारी यूजीसी नेट पेपर 1 और असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लास नंबर 273 है, ठीक है। और दोस्तों, ये जो क्लास है, अब हम बिल्कुल सिस्टमेटिक सिलेबस के अकॉर्डिंग चला रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अभी हमने टीचिंग एप्टीट्यूड जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट फर्स्ट है, उसका हमने थ्योरी कराया है। अब उसी के अकॉर्डिंग जो है हम टेस्ट प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं, ठीक है। व्याख्या सहित है। तो क्लास नंबर कितनी है? 200। क्लास नंबर आपकी 273, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। किसी को कोर्स ज्वाइन करना है तो जेबी स्टडी पॉइंट के ऐप डाउनलोड कीजिएगा, जहां पर केवल आपको 199 का कोर्स है। तो क्लास थ्योरी क्लास भी है, प्रैक्टिस चैट भी है, डेली टेस्ट भी है आपको, ठीक है, सब कुछ मिलेगा। ये हमारी 3 पुस्तक है भारत इतिहास की, प्राचीन, मिडिवल और मॉडर्न की आने वाली है, मिक्स ये है, ठीक है। पेपर 1 की भी आने वाली जल्दी है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं क्लास फर्स्ट को। इतने में सबका वेलकम करता हूँ। वेलकम है पुष्पा जी, वर्षा कौशिक जी, जन्नत जी, ठीक है, रितिका जी, शिवाजी, मीना कुमार जी, सबका वेलकम, स्वागत, अभिनंदन है। तो पहला सवाल दोस्तों, ठीक है, लाइट का जो था, लाइट चली गई थी, थोड़ा दिक्कत हो गया। तो पहला सवाल आपके सामने है, पारंपरिक शिक्षण पद्धति है। दोस्तों देखो, आज के जमाने में और प्राचीन समय में बड़ा अंतर है। जमाने में जो शिक्षण मेथड यूज करते थे टीचर, उसका नाम था पारंपरिक शिक्षण पद्धति, ठीक है। और आज की डेट में दोस्तों आईसीटी आधारित शिक्षण पद्धति चल रही है, ठीक है। तो देखो, पारंपरिक का मतलब यह है कि भाई प्राचीन समय की शिक्षा पद्धति, ठीक है, जब वेद ना, ग्रंथ पुराण ये वगैरह पढ़ाए जाते थे, और इनको श्रुति के माध्यम से, माना कोई किताब वगैरह तो कहीं थी नहीं, तो एक टीचर अपने बच्चों को कोई कविता या पाठ सुनाता था, ठीक है, सभी बच्चों को। फिर इसी तरीके से वो बच्चे बड़े होते गए दोस्तों, फिर उन्होंने अपने बच्चों को सुनाया। तो इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी जो ट्रांसफर हुआ शिक्षण पद्धति, उसको बोलते हैं पारंपरिक, ठीक है, पारंपरिक। आज की डेट में क्या है कि भाई कंप्यूटर भी है, लैपटॉप भी है, मोबाइल भी है, सब तरीके से बिना शिक्षण टीचर के भी जो है कर रहे हैं, उसको बोलते हैं मॉडर्न शिक्षण पद्धति, ठीक है। तो इसमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे कि पहला ऑप्शन है मूल शिक्षा पद्धति की तरफ वापस लौटना। दूसरा, सैद्धांतिक पाठ और स्मरण के संदर्भ में, यानी कि श्रुति पाठ और याद, रिमेम्बर करने के संदर्भ में। तीसरा है शिक्षण सहायक उपकरण के रूप में कंप्यूटर और लैपटॉप का प्रयोग। तो आपको बताना है भाई कौन सा सही है, भाई पारंपरिक शिक्षण पद्धति में क्या क्या शामिल है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, मैंने बताया आपको कि मॉडर्न जमाने में अब आजकल टीचर अपनी टीचर स्किल, टीचिंग को एक इफेक्टिव बनाने के लिए शिक्षण सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि पारंपरिक शिक्षण में ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। प्राचीन जमाने में तो कहाँ लैपटॉप, कहाँ मोबाइल फोन, कहाँ देखो टेलीविजन था, कुछ भी नहीं था। तो उस जमाने में उस शिक्षण मेथड को बोला गया है पारंपरिक शिक्षण पद्धति। और आज के जमाने में तो जानते होंगे भाई, बहुत कुछ है, प्रोजेक्टर है, लैपटॉप है, फोन है, सब कुछ है, ठीक है। तो देखो, मूल शिक्षा मतलब हुआ है कि जहां से हमने शिक्षा स्टार्ट की थी हमारे मानव ने। तो वो एक टीचर कोई पाठ पढ़ाता बच्चों को, फिर उसी बच्चा उसको याद करके बच्चे को बच्चा को सुनाते थे, ठीक है। तो ऐसा भी हो गया, ये वाला जो मैंने बोला अभी। और मूल शिक्षा पद्धति कौन सी थी? वो पारंपरिक थी हमारी शिक्षा, ठीक है। पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, जबकि तीसरा तो इसलिए गलत है कि भाई जो शिक्षा सहायक उपकरण
कंप्यूटर और लैपटॉप ये पारंपरिक शिक्षा के तत्व नहीं है, ये आजकल के तत्व हैं, ये मॉडर्न जमाने के तत्व है, ठीक है। इसलिए ये पारंपरिक शिक्षा के उपकरण नहीं है। तो पहला और दूसरा, देखो ये सवाल बहुत ही इंपोर्टेंट है, ऐसा एक सवाल आता है, याद करिएगा ऐसा सवाल आता है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूछेगा आपसे कि भाई विश्वविद्यालयों के नाम बताइए, कहीं पूछेगा कि ये शिक्षा किसने कही, ठीक है, या पद्धति किसने कही। दूसरा सवाल, ठीक है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन, ठीक है, और दूसरे को कारक के रूप में लेबल किया गया है। तो कथन एक क्या कह रहा है आपसे कि आधुनिक और आईसीटी आधारित शिक्षण सहायता के लिए शिक्षक और शिक्षार्थी के कुछ तकनीकों तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है, ठीक है। दूसरा कारण है कि शिक्षकों और शिक्षार्थियों दोनों को विभिन्न सहायक उपकरणों और तकनीकों के उपयोग में बुद्धिमानी से उन्मुखीकरण प्रदान करना होगा। कितना बेहतरीन सवाल दोस्तों, ऐसे सवाल तो आ रहे हैं आजकल। अगर आप क्लास कर रहे हो, अगर सवाल आपको ऐसा ना मिले जो एग्जाम में नहीं आ रहे हो, तो फिर फायदा क्या क्लास का। क्लास ऐसे हम करा रहे हैं आपको ताकि सवाल जो का तो भी आने से सामना हो, ठीक है। तो बिल्कुल जो लेवल है बिल्कुल सेम टू सेम है आपके एग्जाम का, और जब आप पर ध्यान करोगे और तो यहाँ करने के बाद में अब जब आप एग्जाम में बैठोगे तो बिल्कुल भी आप भयभीत नहीं होगे, ठीक है। एग्जाम में पसीना नहीं आएगा, ठीक है, समझ रहे हैं आप। बहुत लोगों को पसीना नहीं आता है। जयांजलि जी गुड इवनिंग, वेलकम। बहुत ही बड़े सवाल, तो ठीक है। देखो आधुनिक शिक्षा जानते होंगे वर्तमान समय की, इसमें लैपटॉप और फोन, मोबाइल फोन सब कुछ प्रयोग होता है शिक्षण सेक्शन। तो आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो मैंने कल परसों पढ़ाई थी क्लास थ्योरी की, और शिक्षण सहायता के लिए शिक्षक और स्टूडेंट के कुछ तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो देखो क्या हो रहा है कि उन अभ्यर्थियों को नौकरी में जो है प्रेफरेंस दी जा रहा है जो कंप्यूटर का ज्ञान जानते हैं। आप फॉर्म भरते होंगे तो इसमें कॉलम आता है क्या आप कंप्यूटर की जानकारी रखते हैं, तो यस कर दो तो उसको प्रेफरेंस मिलती है कि भाई जानता है। तो आने वाला समय दोस्तों कंप्यूटर का है, आज के समय में सबसे ज्यादा कंप्यूटर प्रयोग हो रहे हैं, तो ठीक है। कारण देखते हैं शिक्षकों और शिक्षार्थियों दोनों की विभिन्न सहायक उपकरणों और तकनीकों के बुद्धिमानी से उन्मुखीकरण प्रदान करना होगा। दोस्तों ये कह रहा है कि भाई जब देखो कुछ उपकरण ऐसे होते हैं जो टीचर के लिए है, कुछ उपकरण ऐसे हैं जो स्टूडेंट के लिए है, तो अलग अलग जब टीचर उपकरण सहायक उपकरण प्रयोग होंगे तो उसमें ज्ञान का होना आवश्यक है। बस दोस्तों मुझे लैपटॉप चलाना नहीं आता और मुझे जी दी जाए लैपटॉप, क्या मैं उसको सही तरीके से हैंडल कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों कहा पहला भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है, और देखो जो कर रहा है एक ही सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए, यानी कि ए और आर सही है। आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है। भैया बिना को तजुर्बा नहीं है तो बिल्कुल छेड़े नहीं हो, ठीक है, कंप्यूटर को लैपटॉप को अन्यथा बिगाड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, कक्षा शिक्षक कक्षा शिक्षक कक्षा संचार का संचालन किस शिक्षण विधि का प्रयोग करके करता है? तो बहुत बढ़िया सवाल दोस्तों। पहला है प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, प्रयोगात्मक विधि या परियोजना विधि।
ये सवाल कई बार आ चुका है। कई कक्षा में शिक्षक, ये सवाल इस प्रकार है दोस्तों, कक्षा में शिक्षक कक्षा संचार का संचालन किस शिक्षण विधि का प्रयोग करके करता है? ठीक है, तो कई बार आ चुका है। इसको हम एक्सप्लेनेशन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, और आपको याद करना है, जब जो शिक्षक होता है तो उसको कक्षा का संचालन करना होता है, उसको वो केवल एक ही तकनीक का प्रयोग करता है, व्याख्यान विधि। याद रखिएगा, एक्सप्लेनेशन मेथड। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं बहुत बार आ चुका है सवाल, बार बार रिपीट होता है सवाल ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण का सही क्रम है? सूक्ष्म शिक्षण बोले तो माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग दोस्तों आप याद करो, मैंने बताया था आपको, माइक्रो टीचिंग और मैक्रो टीचिंग, ये दो प्रकार की टीचिंग होती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं ए में, पढ़ाना, अवलोकन करना, योजना बनाना, पूर्ण अवलोकन करना और पूर्ण योजना बनाना। ठीक है, दूसरा योजना बनाना, पढ़ाना, अवलोकन करना, पूर्ण योजना बनाना, पूर्ण पढ़ाना और पूर्ण अवलोकन करना। तीसरा योजना बनाना, अवलोकन करना, पूर्ण अवलोकन करना, पूर्ण योजना बनाना और पूर्ण पढ़ाना। चौथा अवलोकन करना, योजना बनाना, पढ़ाना, पूर्ण अवलोकन करना, पूर्ण योजना बनाना और पूर्ण पढ़ाना। बहुत ही शानदार सवाल है, ऐसे ही सवाल तो आ रहे हैं आजकल दोस्तों। जो अगर ऐसे सवालों से मुंह फेरोगे, ठीक है, तो भाई आप तो राम भला करेगा। ठीक है, क्योंकि देखो भाई आजकल जो सवालों का लेवल है बहुत हाई हो चुका है। ठीक है, बहुत हाई हो चुका है सवालों का लेवल। दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है कि जब बीएड वगैरह करते हैं ना, बीएड वगैरह करते हैं, तो बीएड धारी जो होते हैं उनको मैक्रो टीचिंग और माइक्रो टीचिंग सिखाई जाती है। माइक्रो टीचिंग का मतलब होता है कि किसी स्कूल में जाकर उन पर पढ़ाया जाता है। ठीक है, अगर आप में से भी कोई बीएड कर चुका है, कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है। किसी स्कूल में जाते हैं, बच्चों से पढ़वाते हैं, आप पढ़ा रहे होते हैं और टीचर आपको चेक कर रहे होते हैं कि भाई आप किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो आपसे कहा जाएगा कि आपको किसी क्लास में भेजा जाता है, तो आप किस तरीके से पढ़ाओगे। दोस्तों सबसे पहला उनका जो स्टेप होता है वो होता है योजना बनाना, यानी कि लेसन प्लान। ठीक है, वो योजना बनाते हैं कि किस किस टॉपिक को हम पढ़ाएंगे, फिर क्या करते हैं दोस्तों, फिर पढ़ाते हैं, फिर अवलोकन किया जाता है कि भाई किस तरीके से इस बीएड धारी ने पढ़ाया है। ठीक है, अवलोकन होता है, फिर पूरी योजना होता है। अगर कोई दिक्कत आई उससे कहा जाएगा कि भाई तुम दोबारा पढ़ाइए, फिर दोबारा योजना बनाएगा मैं किस तरीके से पढ़ाऊं, फिर वो दोबारा पढ़ाएगा। ठीक है, और उसका दोबारा अवलोकन किया जाएगा। तो माइक्रो टीचिंग का मतलब ये है, क्या सही आवाज से बात कर रहा है, क्या सही लिख रहा है, बच्चों से सही पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, आई कांटेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, बिल्कुल झिझक है या नहीं है। ठीक है, आप जो भी बीएड वगैरह कर रहे होंगे जिसमें माइक्रो टीचिंग होती है, उसमें यही होता है, पहले लेसन प्लान, फिर लेसन प्लान बनाकर वो पढ़ाता है। जब वो पढ़ा रहा होता है व्यक्ति, तो जो बड़े टीचर होते हैं वो देखता है कि बीएड वाला स्टूडेंट छोटे बच्चों को कैसे पढ़ा रहा है, अवलोकन करते हैं, यही पास कर देते हैं कि बढ़िया पढ़ा रहा है। कोई दिक्कत आती है तो उसको दोबारा दोस्तों यही प्रक्रिया शुरू करनी पड़ती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षण की किन विधियों में कितनी समर्थन निहित है? ठीक है दोस्तों, मैंने ये भी आपको बताया था कि भाई एक टॉपिक है हमारा शिक्षण, आईसीटी आधारित शिक्षण। ठीक है, तो यही है शिक्षण की किन विधियों में
आईसीटी आधारित निहित है, ठीक है। आईसीटी का आईसीटी की फुल फॉर्म भी आती है कभी, फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। तो शिक्षण की किन विधियों में आईसीटी समर्थन निहित होता है? क्या व्याख्यान विधि में? दोस्तों व्याख्यान का मतलब ये होता है कि अगर क्लास में अगर आईसीटी का कोई उपकरण नहीं हो तब भी व्याख्यान होता है, ठीक है। तो पहला होता है इसमें। दूसरा गुंजित सत्र में, भाई अगर कोई सत्र है, पीरियड है, क्या जरूरी थोड़ी है उसमें आईसीटी लगेगा? बिना आईसीटी के तो पीरियड हो सकता है। दूसरा बात है। तीसरा अंत क्रियात्मक प्रस्तुति में अगर प्रेजेंटेशन हो रही है तो भाई उसमें जरूरी नहीं है कि आप आईसीटी का प्रयोग करो, तो ये भी बात है। परंतु दोस्तों देखो, जब मैंने आपको आईसीटी पढ़ाया था उसमें स्वयं प्रभा, डीटीएच, ठीक है, स्वयं, मूक, ये सब पढ़ा था। तो भाई जो एमओओसी है ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि आईसीटी के अंदर मूक्स आता है। कभी कभी पूछता है कि मूक्स की फुल फॉर्म क्या है, तो भाई दोस्तों मूक्स की जो फुल फॉर्म है मूक्स की क्या है, तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ये इसकी फुल फॉर्म है, कभी कभी आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, प्राचीन भारत में बौद्ध साहित्य का उल्लेख मिलता है, निम्न में से पातिमोक्ष प्रतिमोक्ष किस त्रिपिटक का भाग था? बहुत बेहतरीन सवाल है, क्योंकि देखो हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड में क्योंकि दो प्रकार की टीचिंग है, पारंपरिक और आधुनिक। तो भाई ये जो सवाल है ये पारंपरिक शिक्षा पद्धति के लिए है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो, त्रिपिटकों, त्रिपिटक का मतलब क्या है दोस्तों? देखो त्रिपिटक जो कार्य, ठीक है, जो कार्य हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म में वेदों का है, ठीक है, वही कार्य बौद्ध धर्म में त्रिपिटक का है, ठीक है। बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में त्रिपिटकों का है जो नाम, जो स्थान त्रिपिटक, इसलिए त्रिपिटक दोस्तों पूजे जाते हैं। जैसे हिंदू लोग जो है वेदों को पूजते हैं, इसी प्रकार बौद्ध धर्म के लोग त्रिपिटक को पूजते हैं। दोस्तों जो वेद है आप सभी जानते होंगे, चार चार वेद है, ठीक है, चार वेद है। कौन कौन से वेद है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और चौथा है आपका अथर्ववेद, अथर्ववेद। त्रिपिटक की, तो इसी प्रकार त्रिपिटक भी तीन पार्ट है इसके भी, इसी प्रकार तो तीन पार्ट है। पहले का नाम है इसका सुत्त पिटक, सुत्त पिटक। दूसरा है विनय पिटक, और तीसरा है आपका निधम्म पिटक। दोस्तों देखो अब बात आते
आते हैं कि भाई पातिमोक्ष, पातिमोक्ष का मतलब क्या है। तो देखो ये जो पिटक थे इनका अलग अलग कार्य था। जैसे कि शुद्ध पिटक में गौतम बुद्ध के बाद शिक्षाओं का वर्णन किया गया है, ठीक है, शुद्ध पिटक में। विनय पिटक में जो बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी होती है उनके नियम आचार्यों का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से वो चाल चलन चलेंगे, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, ठीक है, कैसे पढ़ेंगे। अभिधर्म पिटक में क्या है, बौद्ध धर्म का दार्शनिक वर्णन किया गया है, ठीक है, बौद्ध धर्म के दार्शनिक रूप का वर्णन किया गया है। आवाज नहीं आ रही है। का दार्शनिक वर्णन किया गया है, बौद्ध धर्म के दार्शनिक रूप का वर्णन किया गया है। आवाज तो सही आ रही है, बात तो नहीं है। आवाज नहीं आ रही है। दार्शनिक वर्णन किया गया है, बौद्ध धर्म के दार्शनिक रूप का वर्णन किया गया है। अब ठीक है, ये आवाज तो सही आ रही है। आइए ठीक है, ये आवाज तो सही आ रही है। आइए ठीक है, आवाज तो सही आ रही है। आइए ठीक है, आवाज तो सही आ रही है। अब ठीक आ रही है। अब आशा करता हूँ ठीक आ रही होगी, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ठीक आ रही होगी। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ दिक्कत आ रही है। एक बार दोस्तों मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। अब ठीक आ रही है मेरे ख्याल से, ठीक है। अब ठीक आ रही है, ठीक है। दोस्तों देखो, जो स्थान हिंदू धर्म में वेदों का है वही स्थान बौद्ध धर्म में वेदों का है। तंत्र में हिंदू धर्म में जो वेद है वो चार है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसी प्रकार बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है और ये तीन है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधर्म पिटक, ठीक है। में क्या है, गौतम बुद्ध की शिक्षा का वर्णन है। विनय पिटक में क्या है, भिक्षु और भिक्षुणियों का आचार संबंधी नियमों का वर्णन है। और अभिधर्म पिटक में क्या है, तो इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक रूप के व्याख्यान किया गया है, ठीक है। तो देखो अब बात करते हैं पातिमोक्ष क्या है। तो पातिमोक्ष का मतलब ये है कि अगर कोई बौद्ध भिक्षु या भिक्षुणी, ठीक है, उस पर कोई जानबूझकर या अनजाने में कोई गलती हो जाती थी तो वो अमावस्या पर जो है एक सभा होती थी, पातिमोक्ष सभा, ठीक है। तो उसमें क्या था, उसमें नियम ये था कि अगर किसी बौद्ध भिक्षु या भिक्षुणी पर कोई गलती से या जाने अनजाने में कोई गलती हुई है तो उसकी वो क्षमा याचना मांग सकता है, कि भाई वो कह सकता है कि मुझसे गलती हुई है। इसको बोला गया पातिमोक्ष, कि भाई वो पश्चाताप कर सकता है इस बात का, अपने मन में नहीं पाले, वो कह सकता था सामने कि मुझसे ये गलती हुई है, इसको बोला गया है पातिमोक्ष, प्रतिमोक्ष। तो दोस्तों ये जो नियम कायदा था, देखो आप शुद्ध पिटक की बात करें तो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन है। धर्म में बौद्ध धर्म की दार्शनिक रूप का व्याख्यान है, जबकि विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुओं का नियम कायदे आते हैं, ठीक है। तो भाई आप समझ रहे होंगे जो पातिमोक्ष है वो केवल विनय पिटक में ही आ सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए
राइट आंसर। क्या समझ में आई बात, नहीं आई? क्या समझ गए, नहीं समझे, बताइए आप। अगर नहीं समझे दोबारा समझाओ, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्षण सहायक सामग्रियों के रूप में वास्तविक पदार्थ का प्रयोग के समय सावधानी क्या क्या है? ठीक है, यानी कि दोस्तों, अगर कोई टीचर शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कर रहा है तो उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ठीक है, आवाज शायद अब ठीक आ रही होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि पहले जो था पहले इसलिए कम आ रही थी कि ख्याल से पहले जो था पहले इसलिए कम आ रही थी दोस्तों, पहले इसलिए कम आ रही थी क्योंकि वो जो रिकॉर्ड आवाज थी वो माइक से नहीं थी। ठीक है, वो जो आवाज थी वो लैपटॉप रिकॉर्ड कर रहा था। ठीक है, अब मैंने देखा यार, मैंने तो पता नहीं पड़ी। ठीक है, अब सही आ रही होगी मेरे ख्याल से, बढ़िया आवाज आ रही होगी। अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, ऐसे पदार्थ जंतुओं को प्रदर्शित करेंगे जो दुर्लभ हानिकारक हैं। दूसरा, ऐसे पदार्थों का प्रयोग करेंगे जो छात्रों के अनुभव क्षेत्र से बाहर व प्रदर्शनीय है। तीसरा, ऐसे प्राकृतिक पदार्थ पेड़ पौधों को शामिल करेंगे जो आसानी से पहचाने जा सकते हैं, या बी और सी दोनों। दोस्तों देखो, अगर कोई टीचर शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग, जैसे कि कोई मॉडल हो गया, कोई किसी जंतु का वो हो गया, मॉडल डेमो हो गया, अगर उसको, जैसे मैंने हाथी है, हाथी को दोस्तों कोई टीचर क्लासरूम में नहीं ला सकता, तो इसलिए क्या करते हैं, उसका डेमो ला सकते हैं कि भाई ऐसा हाथी होता है, उसकी सूंड होती है, उसके दांत होते हैं, इस तरीके से उसकी स्ट्रक्चर होता है, तो उसका एक छोटा सा डेमो दिखा सकते हैं बच्चों को। ठीक है, तो देखो पहले देखते हैं, ऐसे पदार्थ जंतुओं को प्रदर्शित करेंगे जो दुर्लभ हानिकारक हैं। दोस्तों देखो, हम हानिकारक को प्रदर्शित नहीं करेंगे, समझ लो, तो हानिकारक, क्योंकि भाई बच्चों की बात है, बच्चे कर हानि हो सकती है। ठीक है, ऐसे पदार्थों को, हानिकारक पदार्थों को हम नहीं दिखा सकते बच्चों को। दूसरा, ऐसे पदार्थों का प्रयोग करेंगे जो छात्रों के अनुभव क्षेत्र से बाहर हो, जो नहीं देखा हो, वह प्रदर्शनीय है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, ऐसे प्राकृतिक पदार्थों पेड़ पौधों को शामिल करेंगे जो आसानी से पहचाना जा सके, बिल्कुल ठीक है। तो भाई बी और सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, बी और सी। देखो दोस्तों, मैंने बताया था आपको, कितनी सरल भाषा में बताया था कि जब हम शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं कोई भी टीचर, तो उसमें अगर कोई हाथी किसी ने नहीं देखा तो उसका हम डेमो ले सकते हैं, हवाई जहाज में तो का डेमो ले सकते हैं कि भाई ऐसा होता है ना, और खरगोश ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 8, स्मृति स्तर के मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था? बेहतरीन सवाल है, लिख लेना दोस्तों, आएगा ये सवाल।
ये सवाल आएगा, ठीक है, ये सवाल आएगा। स्मृति स्तर के मॉडल का प्रतिपादन किसने किया? दोस्तों देखो, जो शिक्षण के स्तर होते हैं, शिक्षण के स्तर, शिक्षण के स्तर, शिक्षण के स्तर 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्तर क्या है? स्मृति स्तर, ठीक है। दूसरा है बोध स्तर, बोध स्तर। और तीसरा है दोस्तों विमर्शी स्तर, विमर्शी या चिंतन स्तर। अगर इंग्लिश में देखें तो यह है मेमोरी लेवल, ठीक है, ये अंडरस्टैंड लेवल, अंडरस्टैंड लेवल, ये है रिफ्लेक्टिव लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। तो दोस्तों शिक्षण जो स्तर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें स्मृति स्तर का प्रयोग कब होता है, भाई ये दोस्तों ये छोटी क्लास में होता है, छोटी क्लास में, जहां बच्चों को याद करवाया जाता है। जैसे कि 2 पहाड़े याद करो, गिनती याद करो, ठीक है, एक ABCD याद करो। ये होता है आपका स्मृति स्तर में, क्योंकि यहाँ पर एक मेमोरी, जो माइंड की मेमोरी है उसको विकसित किया जाता है। अब क्या होता है, तो जब जहां पर ये खत्म होती है, ये मान लीजिए 8वीं तक की खत्म है, 8वीं तक, 8वीं के बाद में माध्यमिक स्तर आता है। दोस्तों माध्यमिक स्तर में बच्चा ABCD नहीं सीखता, अब बच्चा पढ़ना सीख जाता है, ठीक है। बच्चा समझता है कि भाई ABCD है ये, ठीक है। यहाँ पर क्या था, बच्चे को इतना ज्ञान नहीं है A क्या होता है, B क्या होता है। अब वो दोस्तों उनको चित्र वाली किताब दिखाई जाती है या कुछ डेमो दिखाया जाता है कि भाई A है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, ये स्मृति स्तर है। अब बोध स्तर में बच्चे का माइंड विकसित हो जाता है, वो समझ जाता है कि भाई ये A है, ये B है, ये एप्पल है, ये बल्ला है, ठीक है। इसके बाद में 12वीं के बाद में ये हायर एजुकेशन में आता है रिफ्लेक्टिव लेवल, जहां बच्चा निर्माण करता है नई चीजों का, इन चीजों का निर्माण करता है, रिसर्च करता है, ठीक है। तो देखो स्मृति के मॉडल का, क्योंकि इस मॉडल का, इस लेवल के मॉडल का जो है, जो प्रतिपादन किया है वो किया दोस्तों हर्बर्ट ने। किसने किया है? हर्बर्ट ने किया है, ठीक है। किसने किया है? हर्बर्ट ने। सब सही का सही, सबका ठीक है, हर्बर्ट ने। और देखो अगर हम बोध की बात करें कि भाई अंडरस्टैंड लेवल का प्रतिपादन किसने किया है, तो वो है मॉरिसन। कौन है? मॉरिसन। अगर बात करें भाई विमर्शी या चिंतन लेवल का किसने किया है, तो भाई दोस्तों ये क्या है आपका, हंट ने। याद रखिएगा, ये जो समझा रहा हूं 100% आएगा ये आपके एग्जाम में, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा, स्मृति स्तर के मॉडल का प्रतिपादन किसने किया? हर्बर्ट ने। और बोध स्तर का प्रतिपादन किसने किया? मॉरिसन ने। और विमर्शी स्तर किसने किया? हंट ने किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कक्षा शिक्षण में ICT का प्रयोग मुख्य प्रयोजन है, यानी कि ICT का प्रयोग कक्षा में क्यों किया जाता है? कक्षा शिक्षण में ICT का प्रयोग क्यों किया जाता है, ये सवाल कई बार आ चुका है, प्रीवियस ईयर का सवाल है ये, ठीक है। पहला ऑप्शन है कक्षा अनुदेशन को रुचिकर बनाने के लिए। दूसरा, कक्षा में विद्यार्थियों के ध्यान को भटकाने के लिए। तीसरा, कक्षा में विद्यार्थियों को व्यस्त रखने के लिए। या चौथा है शिक्षण के अधिगम परिणामों को स्तंभ करने के लिए। बहुत बेहतरीन सवाल है ये, ठीक है, बढ़िया सवाल है ये।
तो फ्रेंड देखो, कक्षा शिक्षण में आईसीटी का जो प्रयोग किया जाता है, देखो मैंने बताया था जब आईसीटी को हम पढ़ रहे थे थ्योरी में, तो भाई शिक्षण के अधिगम परिणामों को रुचिकर बनाने के लिए, ठीक है, प्रभावकारी बनाने के लिए, ठीक है, बच्चों को अधिक समझाने के लिए हम आईसीटी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। सबने दोस्तों वैसे तो सही लगाया है, डी लगाया है, राइट राइट बिल्कुल, ठीक है। आइए अगला सवाल, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत, अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ये सवाल कई बार आ चुका है दोस्तों। आपको कैसी लग रही है क्लास? लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है, क्योंकि भाई आपके लिए दोस्तों हम करा रहे हैं क्लास, ठीक है। तो पहला है सीवुड, मैकाले, वर्नाक्युलर या लॉर्ड कर्जन। तो सीवुड, ठीक है, आप सभी जानते होंगे, सबको समझाऊंगा मैं। तो भारत की शैक्षणिक व्यवस्था में फिल्ट्रेशन का मतलब क्या दोस्तों? देखो, क्या तो सही आंसर है मैकाले, ठीक है। 1935 में मैकाले को शिक्षा मंत्री बनाया गया, ठीक है। शिक्षा के लिए कुछ तैयार किया गया कि भाई अब जो है भारत में शिक्षा का जो लैंग्वेज है, शिक्षा का जो माध्यम है वो इंग्लिश किया जाए। इसने कहा ठीक है हम कर देंगे। मैकाले कहता है कि भाई भारत में अभी इतने संसाधन नहीं है हमारे पास में कि भारत के हर एक लोगों को इंग्लिश पढ़ाया जा सके, ठीक है। ये कहता है कि भाई समाज के उच्च वर्गों को, समाज के उच्च वर्गों को अंग्रेजी पढ़ाइए, ठीक है, और उससे जो अंग्रेजी है छन छन कर फिल्टर होकर जो है निम्न वर्ग तक पहुंचेगी। तो इसको बोला गया है फिल्ट्रेशन सिद्धांत। तो मैं क्या कहता हूं तो उच्च वर्ग को आप अंग्रेजी पढ़ाइए, ठीक है, अंग्रेजी पढ़ाओ। इससे छन छन कर क्या होगा दोस्तों? निम्न वर्ग में आएगी, निम्न वर्ग में आएगी। ये क्या था? फिल्टर सिद्धांत था। किसका? मैकाले का। कब? 1835 में। तो सीवुड कौन थे दोस्तों? ये 1854 में ये एक वुड का डिस्पैच आया था, शिक्षा के लिए था, ठीक है। और वर्नाकुलर ये प्रेस एक्ट था, प्रेस एक्ट, ठीक है, ये 1878 में आया था, लॉर्ड लिटन के काल में आया था, ठीक है। लॉर्ड कर्जन दोस्तों 1902 में दोस्तों 1900 एक शिक्षा अधिनियम बना था, और आयोग और अधिनियम 1904 में आया था, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग। दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, ठीक है, क्योंकि आज शिक्षण एप्टीट्यूड की टॉप यूनिट का सवाल थे सारे ही। आपको कैसे लगे? अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ठीक है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो अगर किसी को कोर्स ज्वाइन करना है तो केवल 199 रुपए का कोर्स है, ठीक है, 199 रुपए का कोर्स है, ठीक है। तो जी ठीक है दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ज्वाइन करने के लिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।